आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी पैटर्न में क्वेश्चन है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है 1.2 में प्रश्नावली, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना भी है और साथ में कारण भी बताना है कि असत्य है तो क्यों और सत्य है तो क्यों, इस बात को अच्छे से समझना है। तो देखिए, अगला पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस बात को समझने के पहले हम लोग एक समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हों, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कुछ अपरिमेय संख्याएं के उदाहरण जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3 या पाई, ये सब जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। अगले वीडियो में हम आपको एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों में अंतर डिटेल में बना करके एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि इसमें भी क्लियर हो सके कि अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। तो आइए बस अभी इतना समझिए कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही समूह होती है। उसमें दोनों संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक अपरिमेय, जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमने क्या बताया, वास्तविक संख्या के बीच में इसके साथ परिमेय भी आएंगी, परिमेय के साथ साथ अपरिमेय भी आएंगी। वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सत्य है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं और परिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो कारण के साथ स्पष्ट हो गया कि सत्य है तो क्यों। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, करड़ी में यम या रूट में यम बोल सकते हैं आप। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पर ही बताया गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है या उसके रूप का हो सकता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन आपका असत्य है। यह कथन जो है असत्य है, क्योंकि हम सबको करने के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे 4 को हम लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल आएगा 2। चलिए 2 को भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम -2 को भी करड़ी में लिख सकते हैं? अगर इसको लिखेंगे भी तो ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। इसलिए हमेशा के लिए सत्य नहीं है। ये हमेशा के लिए ये सत्य नहीं हो सकता कि हमेशा जो जितने भी संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पर, उसको हम करड़ी के रूप में लिख सकते हों। हमेशा के लिए सत्य नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी क्या मिला था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने क्या बताया, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह आता है। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन भी आपका असत्य है, क्योंकि हमने क्या बताया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय का समूह वास्तविक संख्या होता है। और ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यानी जो वास्तविक संख्या होगी अपरिमेय ही होगी। यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। और यहाँ जो कथन है ये बोला जा रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं
अपरिमेय होती हैं। तो इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है वास्तविक संख्या में। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें सत्य और असत्य बताना था। इसमें 3 क्वेश्चन थे जो कि कारण सहित उत्तर स्पष्ट हो गए हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमने आपको बताया कि अपरिमेय वे संख्या होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण आपको बताया गया, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिसका डायरेक्ट आप वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, जो भी आएगा दशमलव में आएगा वर्गमूल। तो इस टाइप की जो भी संख्या होगी, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 4 नहीं होगा, करड़ी में 4 नहीं होगा, क्यों? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल आएगा 2 आएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, कोई पूर्णांक संख्या नहीं आ रही, दशमलव के रूप में आएगा, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। साथ में पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। तो यही बात यहाँ पे समझना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसी बात को समझना है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, अगर करड़ी में 2 का लिखें तो वर्गमूल दशमलव में आएगा, ये अपरिमेय है। ठीक है, करड़ी में 3 भी अपरिमेय है, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी धनात्मक के लिए सत्य नहीं है ये। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम 4 का निकालें तो 2 आ जाएगा, ये परिमेय संख्या आ रही है। अगर करड़ी में 16 का निकालें, ये भी तो धनात्मक ही है, 4 ये भी धनात्मक, इसका दशमलव में आएगा, यानी ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसका 4 आएगा। ऐसे ही बहुत सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल कुछ एक पूर्ण संख्या ही आती है और धनात्मक में ही होगा, ये भी धनात्मक हैं। तो सबके लिए सत्य सिद्ध नहीं है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो इसका आंसर होगा नहीं, सबके लिए अपरिमेय नहीं होते हैं। यहाँ पे बोला भी है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण आपके सामने है, जैसे 4 हुआ, 16 हुआ, ठीक, और 36 हुआ, 25 हुआ, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। उसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का 5 आएगा, 16 का 4 आएगा, 36 का 6 आएगा। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है शायद, तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें संख्या रेखा पर वर्गमूल वाली संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? हम लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। उस पर 2 दिखाना, 3 दिखाना, यानी पूर्ण संख्याओं को दिखाना, प्राकृतिक संख्याओं को दिखाना, पूर्णांक संख्याओं को दिखाना हम लोगों ने सीखा था। और यहाँ तक कि भिन्न वाली संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हम लोगों ने सीखा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिखाना है, हमें करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आइए इसको भी सीख लेते हैं। यहाँ भी एक संख्या रेखा ही बनानी पड़ती है हमें। ये हो गई संख्या रेखा, और 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक बना लिया गया। अब थोड़ा सा और डिस्टेंस में बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये संख्या रेखा है। आप इधर भी -1, -2 बना सकते हैं। तो करड़ी में 5 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इकाई का इस साइड में, दाहिने साइड में, यानी धनात्मक दिशा में 1 इकाई की एक रेखा खींचेंगे। फिर ऐसे ही 1 इकाई, एक मात्रा का बोल सकते हैं, 1 इकाई की रेखा खींचेंगे। ये भी 1 इकाई है और यहाँ भी ये 1 इकाई ही है धनात्मक दिशा में। इसके बाद ऊपर, इसके बाद इसको हम लोग मिला देंगे। तो इसका नाम यहाँ पर तो 1 है, और यहाँ पर इसका नाम, यहाँ B और ये C लिख दिए, OBC। ये आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज की तरह दिख रहा है, जो कि इसका आधार भी 1 है और लंब भी 1 है, और ये कर्ण है, और त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करके
इस OC का मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि OC बराबर क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब ये है हमारा यानी BC और आधार है OB, तो दोनों एक हैं, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग आएगा क्या, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही आता है प्लस 1 यानी आया क्या, करड़ी में 2। यानी यहाँ से यहाँ तक OC हमें मिला है कितना, करड़ी में 2। अभी हमने करड़ी में 2 को प्राप्त किया है, हमें निकालना है करड़ी में 5। तो चलिए अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो यहीं से एक त्रिज्या OC त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाते तो ये यहीं कहीं आता, तो हमारा जो करड़ी में 2 है यहाँ आता संख्या रेखा पर। तो हमें करड़ी में 2 नहीं दिखाना है, करड़ी में 5 दिखाना है। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर रेखा OC पर एक लंब खींचेंगे, यहाँ भी एक लंब खींचेंगे, इसका हम लोग नाम देंगे, यहाँ पर D नाम रख देते हैं। तो रेखा OC पर एक हमने लंब खींचा CD। अब इस D को C से मिला दिए, O को D से मिला दिया गया, CD खींचा गया लंब और O को D से मिला दिया गया। अब यहाँ भी वही नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। क्योंकि यहाँ पर देखिए करड़ी में 2 है, ये है, इसके लिए हमारा लंब ये भी एक ही इकाई का होना चाहिए, एक ही मात्रक का होना चाहिए। करते क्या है, सबसे पहले एक इकाई का इस साइड भी और इस साइड भी एक लंब खींचते हैं, एक आधार, और फिर एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। इसके बाद ये रेखा मिल गई हमें OC, जिसका मान आया करड़ी में 2। अब क्या करते हैं, OC पर एक इकाई का एक और लंब खींचते हैं CD। अब O और D को मिला दिया गया। अब यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय से OD का मान निकालेंगे। तो OD कितना आएगा हमारा, यहाँ पर लंब कितना है 1, तो 1 का वर्ग और आधार कितना है करड़ी में 2, करड़ी में 2 का वर्ग, तो बराबर कितना आएगा, करड़ी में 1 प्लस 2, क्योंकि करड़ी में 2 का वर्ग करड़ी में 2 ही आएगा, आया कितना, करड़ी में 3। ये इसका मान जो है OD, इसका मान कितना आया है, करड़ी में 3। ये करड़ी में 2 प्राप्त हुआ, ये करड़ी में 3 प्राप्त हुआ। यदि आपको करड़ी में 3 दिखाना हो संख्या रेखा पे कहाँ है, तो OD त्रिज्या का एक चाप लीजिए गोलार्ध की सहायता से, और ऐसे ही आएगा। आप गोलार्ध की सहायता से करेंगे एकदम सही उत्तर आएगा, यहीं कहीं होगा करड़ी में 3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें करड़ी में 5 निकालना है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक लंब खींचा जाएगा, फिर इसका नाम हम लोग E रखते हैं, फिर इसको यहाँ से मिला दिया जाएगा। और अब हमें O और E का मान, क्यों ये भी एक ही इकाई का होगा, एक मात्रा का लंब खींचा जाएगा, DE या ED बोल सकते हैं आप। तो यहाँ भी OE का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ भी निकालते हैं हम लोग OE पाइथागोरस प्रमेय से। तो OE हमें मिलेगा, जो OE प्राप्त होगा करड़ी में 3 का वर्ग मिलेगा प्लस 1 का वर्ग। तो OE बराबर यहाँ पर 3 प्लस 1 आया, 4 आ गया, 3 1 4, ये करड़ी में है बराबर 2 आया। और अब हमें अगर ये 2 प्राप्त हुआ है OE, और हमें OE 2 प्राप्त हुआ है, संख्या रेखा 2 दिखाना, ये त्रिज्या का चाप लेकर के इसको भी दिखाएंगे, ये 2 पर ही आएगा। लेकिन हमें दिखाना है करड़ी में 5, करड़ी में 4 तक हम पहुंच चुके हैं, इसी प्रक्रिया से करड़ी में 5 तक भी आ जाएंगे। फिर से इसी रेखा पर OE रेखा पर एक लंब खींचेंगे, एक ही मात्रक का ये भी होगा या एक इकाई बोला जा सकता है। तो इसको भी इससे अभी मिलाएंगे हम लोग, फिर से O से, इसका नाम हम लोग F रख देते हैं। फिर से वही प्रक्रिया होगी उसी तरीके से। इसी तरह आपका करड़ी में 5 आ जाएगा, और करड़ी में 5 आने पर OF त्रिज्या का चाप लेकर के मिला देंगे, तो कहीं हमारा ये मान यही आएगा। इसी तरह करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, जो भी आएगा स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते चले जाएंगे, और इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो यदि हमारे वीडियो से आपने कुछ सीखा है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।